ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को, ऐसे मनुवादी लोगों को, ऐसे जो छुआछूत करते हैं ऐसे लोगों को, ऊंच नीच का जो व्यवहार करते हैं ऐसे लोगों को, कानून के दायरे में रहकर जब तक इन्हें आप सजा नहीं दिलवा पाओगे, या इन पर ऐसे केस नहीं लगाए जाएंगे, या इन्हें जेल के अंदर नहीं पहुंचाया जाएगा, या भारत की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हुए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का फॉलो करते हुए, लागू करते हुए इन लोगों को सजा ना दिलवाई जाएगी, या इनका मानव वध यानी कि कानूनी वध नहीं करवाया जाएगा, ना फांसी के फंदे तक तब तक कानून के द्वारा ना लटकाया जाएगा, तब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी। ऐसे लोगों को कानून के द्वारा इन्हें सजा दिलवानी बहुत जरूरी है। जो सीजेआई साहब पे जूता पड़ा है, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। शायद मैं होता तो उसे डेफिनेटली जेल भिजवाता एफआईआर दर्ज करके, और उसे सजा, ऐसी सजा दिलवाता उसे कानून के रहते हुए, कानून का प्रोसेस अपनाते हुए, कि कोई फ्यूचर में भविष्य में जूता पहनना भूल जाता। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले जूता पहनना भूल जाता। यदि मैं सीजेआई होता तो उसे बता देता कि तेरी सज़ा क्या होनी चाहिए, ये गलत हुआ है, उसे माफ़ करके। ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन सीजेआई साहब का बड़ा दिल है, उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन हम माफ़ नहीं करेंगे। हम उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं और उस पर केस चलाएंगे उस व्यक्ति पे। ऐसी व्यक्ति किसी भी पद पर चला जाए, वो आईएएस बन जाओ या आईपीएस बन जाओ, एडीजी बन जाओ, डीजीपी बन जाओ, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना बन जाओ, या भारत का संविधान बनाने वाला ही क्यों ना हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनिल मिश्रा जैसे लोग, बाबा साहब जैसे महान शख्सियत को भी गाली गलौज करते हैं, गंदा कहते हैं। तो ऐसे ये कमीन लोग ऐसे समाज में जो ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को पूरी तरह से तार तार करना चाहते हैं, भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत का बंटवारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग ये जाति के नाम पर लोगों को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं कि एक व्यक्ति किस हद तक उसे प्रताड़ित किया गया होगा, क्या क्या उनकी मतलब वर्ड का बोले होंगे, चमार बोला होगा, नीच बोला होगा, गंदा बोला होगा, गंदी नाली के कीड़े बोला होगा, चूहड़ा बोला होगा, तो क्या क्या वर्ड बोले होंगे जो उस व्यक्ति ने अपना गोली मार कर आत्महत्या कर ली। मतलब कुछ हद तक एक आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, वो उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली इन कमीनों के चक्कर में आकर। मतलब कितने बड़े लेवल के ये कसाई लोग हैं। ये कसाई ये जो अंग्रेज जो थे, कहते थे अंग्रेज जो है उनसे बम से उड़ा देते थे, तोहफों से उड़ा देते थे। ये तो उनसे भी बदतर यानी कि मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी कल्पना कर सकता हूँ मैं कि सारी कल्पना मतलब एक लिमिट जो है, शोषण की लिमिट खत्म कर दी है पूरी तरह से भारत के अंदर इस समय। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर और इन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और ये पूरा ट्रायल अंदर से चलना चाहिए ना, बिल्कुल बाहर ना निकलने दिया जाए। ये समाज को गंदा कर देंगे। ये इनके अंदर जो कीटाणु है ना, वो बहुत खतरनाक है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और उनके गोत्र के नाम पर फिजिकल और मेंटली टॉर्चर इतनी बुरे तरह कर दिया गया। मैं ये जानता था अब तक कि ये प्राइवेट जितने लोग हैं, एक उसी प्राइवेटाइजेशन के अंदर, यानी प्राइवेट एक उसमें दायरे में ही लोगों का शोषण होता होगा, लेकिन यहाँ तो सरकारी जो संस्थान हैं उनमें भी लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है। एक पूरन कुमार जिसने जो सुसाइड किया है, उस आदमी आईएएस बड़ी मुश्किल से आईपीएस बनता है एक आदमी रात दिन मेहनत करने के बाद, और एडीजीपी यानी कि इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के बाद जो गोली मार ले अपने आप को, तो कितनी बड़ी विडंबना है। उस व्यक्ति का कितने लेवल से उसका शोषण किया गया होगा, उसका मेंटली और फिजिकली शोषण कितनी बुरी तरह किया होगा। उनकी वाइफ ने जो सीनियर आईएएस हैं जिनकी पोस्टिंग जापान में थी, वो आई हैं, उन्होंने सबके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट दिया। एफआईआर दर्ज हुई है शायद। लोग कहते हैं कि खाकी में बहुत ताकत होती है। हाँ। यदि खाकी पहन के भी आदमी अपनी जान दे दे तो फिर क्या मतलब निकाले जाए इस पूरी घटना की। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो इतने मजबूत लोग हैं जो समाज के, वो लोग भी सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सुरक्षित नहीं है कोई व्यक्ति। लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, SC/ST एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा। SC/ST एक्ट को मजबूत करने के लिए 4 सितंबर को हमारे जो CJI हैं गवई साहब, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर के तुरंत बाद ही देखो उन्होंने ये विष्णु के ऊपर क्या वो बोल दिया, उसके ऊपर देखो जूता फेंक दिया उनके ऊपर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था, एक काल्पनिक दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, काल्पनिक भगवानों के दुनिया में जी रहे हैं, काल्पनिक
एक स्ट्रक्चर के बारे में जी रहे हैं कि भाई हिंदू वर्ण व्यवस्था, काल्पनिक वर्ण व्यवस्था के चक्कर में जी रहे हैं कि हम सर्वोच्च हैं और तुम नीच हो। मैं सर्वोच्च तो तुम्हें जब समझता जब तुम्हारे 4 हाथ होते, 4 पैर होते, 4 आँख होती, 4 नाक होते, तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग होता। कुदरत तुम्हें यानी कि नियति, प्रकृति तुम्हें इस तरह से बनाती कि तुम्हें अलग कर देती। जैसे तुम हो ऐसे आम मानव हो, तुम भी ऐसे पैदा हुए ऐसे ही मरोगे। तो इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम स्पेशल हो। देखो कमजोरी की तो कोई देखो हालत नहीं है यहाँ। लोग वैसे इन्होंने, मैं इसकी निंदा करता हूँ कि उन्होंने सुसाइड करा, वो नहीं करना चाहिए था। भगवान ऊपर नियति या प्रकृति उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलत है, उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए था। उन्हें डट के सामना करना चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था। आप ये बताओ, आप इतने होने के बाद भी आज सुसाइड कर रहे हो। मैं उस महान शख्सियत के बारे में बात करता हूँ जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। वो अकेला व्यक्ति उन करोड़ों करोड़ों लोगों से किस तरह लड़ा होगा बताइए आप। हमारे लिए, समानता के लिए, भाईचारे के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, संविधान बनाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए और मानव एक समान रखने के लिए और प्यार को बराबर बांटने के लिए वो कैसे, मतलब हमें इंसान समझा जाए इस बात के लिए कैसे लड़े होंगे वो बाबा साहब, बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता हैं, पितामह हैं, जिन्होंने संविधान को बनाया, देश को बनाया और देश को ऐसी सौगातें दी। बाबा साहब ने इतने पूरे देश में डेवलप करने में 1 अप्रैल 1934 को वो जो सुप्रीम जो आरबीआई की जो घटना हुई थी, स्थापना हुई थी, वो बाबा साहब नहीं कराई थी। मैं आपको बताऊं, संविधान बाबा साहब ने बनाया। देश जब ऐसा महान शख्सियत को लोग गंदा बताते हैं, उन्हें गाली देते हैं, आज भी उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं आज भी, और फिर इतने के बाद इतने मजबूत नहीं हो पाए और इन्हें भी यहाँ तक अबैटमेंट कर दिया इन अधिकारियों ने कि एक आईपीएस ऑफिसर को हमारे को सुसाइड करना पड़ा, गोली मारनी पड़ी। ना तो गांव में हरिओम वाल्मीकि सुरक्षित है, उसको चोर समझ करके मार दिया, गले पर पैर रख करके जातिवादी गुंडों के द्वारा। इधर जो बड़े एडीजी थे हरियाणा में, वो भी उसी समाज से आते हैं, वहां उन्होंने खुद जान दे दी इन जातंकियों के डर से। ये समाज में तो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, जबकि ये तो लोग मारे जा रहे हैं हमारे। देखो मैं आपको बताऊं, कोई आदमी ये कहे कि मैं कीचड़ को साफ करना चाहता हूं और मुझे कीचड़ में घुसना भी ना पड़ा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। अनिल मिश्रा है, वो इस घमंड में है क्योंकि अनिल मिश्रा का जो भाई है वो वहीं के हाई कोर्ट में जज है, तो अपने भाई के जज होने की फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और वो व्यक्ति पूरे मानव समाज का दुश्मन है, पूरे हिंदुस्तान का दुश्मन है वो व्यक्ति, संविधान का दुश्मन है वो व्यक्ति, सभी धर्मों और सभी जातियों का दुश्मन है वो व्यक्ति। बाबा साहब का दुश्मन नहीं, वो सभी ओबीसी 85% लोगों का दुश्मन है। 85% यानी कि वो ओबीसी का दुश्मन है, एससी का दुश्मन है, एसटी का दुश्मन है, मुस्लिमों का दुश्मन है और जो कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति उन सब का दुश्मन है, संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का दुश्मन है और वो ऐसे लोगों का दुश्मन है जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं। वो व्यक्ति समाज में, सांप्रदाय में, यानी कि वो बांटने का काम कर रहा है, दुश्मनी फैला रहा है, वो फूट डालो राज करने की नीति अपना रहा है। ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी पागल खाने भेजना चाहिए। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, वो दिमागी रूप से पागल हो चुका है। उसका जो माइंड है वो सही नहीं है। उसका मैंने मेंटली स्टेटस देखा है, तो बीएन राव को उल्टा कर रहा है, बीएन राव को संविधान का निर्माता बना रहा है। वो देखो वो व्यक्ति बीएन राव, दुनिया ने पढ़ा बीएन राव का क्या योगदान था और बाबा साहब का क्या योगदान था, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये अनिल मिश्रा कोई अलग से पढ़ के नहीं आ रहा कि तेरा संविधान तेना अलग से पढ़ लिया या बीएन राव के बारे में पढ़ लिया। तो मैं कहूँगा तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ।